हम बिहार पर निस्संदेह बहस करेंगे, लेकिन उससे ही जुड़ी, क्योंकि बात वहां पर सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के बीच लड़ाई की थी कि आखिर नीतीश कुमार किसको चुने। उन्होंने चुना कि भ्रष्टाचार सांप्रदायिकता की आड़ में बर्दाश्त नहीं। लेकिन अभी महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, हम वो उन तस्वीरों से शुरू करते हैं और उससे ही अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम बिहार तक जाएंगे, देखते हैं क्या हुआ है। वंदे मातरम को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक राज पुरोहित और एमआईएम विधायक वारिस पठान के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वारिस पठान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ विधायक है। वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में जाओ, अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, अरे सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में जाओ, अरे हर एक सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है, अरे सच्चा मुसलमान वंदे मातरम गाता है। तो आपने देखा किस तरह की नोकझोंक हुई है। इसी से शुरुआत करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार का मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मानेंगे कि ये भी एक मुद्दा है जो बहस में आना चाहिए। प्रभात झा हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश नायक जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मध्य प्रदेश के पवई से विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी है, जेडीयू के मुखर प्रवक्ता है, पेशे से हालांकि वो डॉक्टर है। प्रदीप सिंह जी है, 35 साल का पत्रकारिता का अनुभव है और ओपिनियन पोस्ट के मुख्य संपादक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, क्या मुसलमान जो वंदे मातरम गाने पर विरोध करते हैं उनको ये विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति भी इस मुद्दे पर 2013 में बहुत घूमी थी। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि वंदे मातरम दिल से निकलता है, किसी से आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। और जो भारतीय है, जो अपने आप को भारतीय मानता है, हिंदुस्तान का नागरिक मानता है, वो स्वतः वंदे मातरम बोलेगा, किसी को दबाने की जरूरत कहां है। तो इसका मतलब ये हो गया, नेशनलिज्म की फीलिंग अपने अंदर से आती है, नेशनलिज्म किसी में भरी नहीं जा सकती। इसका मतलब हो गया जो लोग वंदे मातरम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। जैसे वारिस पठान है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। वारिस पठान, दीपक जी, वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, इन सब की जबान आप जानते हैं। इन सब की जबान कभी कभी सुन के आपको लगेगा कि 1951 जब हैदराबाद यूनाइट हो रहा था 49-50 में, ये लोग उसी रेजिम के प्रोडक्ट हैं जब हैदराबाद निजाम ने भारत में मिलने से मना कर दिया था। और आज भी कहीं ना कहीं ये अपनी बातों से झलका देते हैं कि हिंदुस्तान इनका मुल्क नहीं है। इसमें कहीं कोई मुझे ये तक शक नहीं है। ये पहले भी मैं कहता था, आज भी मैं ये कहता हूं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, नई बात नहीं है, लेकिन मुझे आप ये बताइए, उनकी बात हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक बड़ा परसेंटेज उनकी बात सुनता है, उनकी बात समझता है और उनकी बात को मानता है। तो आप इस तरह का कैसे स्टैंड ले सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि वंदे मातरम कहना अफसोसजनक है? वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, तभी हिंदुस्तान में रहना होगा। नहीं, ये इस बात का मैं समर्थक नहीं हूं। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। जैसे मैंने कहा कि वंदे मातरम दिल से निकलता है, नेशनलिज्म अपने अंदर से आती है। और जहां तक रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आके यहां पे देख चुके हैं कितने मुसलमानों का समर्थन उन्हें मिला। 0.3% वोट मिले थे इस पार्टी को। तो आप कैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका इनका समर्थन में?
नहीं, कुछ लोग बिहार की बात है, पर देश में एक बड़ा तबका है वो अफसोसजनक और है। अजय आलोक जी, बिहार में भी एक बड़ा तबका है जो इस तरह की बात सोचता है। मैं कह रहा हूं वो अफसोसजनक है। अफसोसजनक है, आप मानते हैं, लेकिन आप उनका वोट लेकर जीते भी हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। आपके नए नए जो दोस्त बने हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रभात झा जी। प्रभात झा जी, क्या आप मानेंगे कि नेशनलिज्म को जबरदस्ती नहीं भरा जा सकता? और क्या अगर नेशनलिज्म को किसी पे जबरदस्ती नहीं भरा जा सकता तो वो इस देश में रहने लायक है? पहली बात दीपक जी मैं स्पष्ट कर दूं कि ओवैसी उद्दीन की जो पार्टी है, जिनके भाई के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो विधायक हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि आप और हम डिस्कशन करें, और कुछ बोलकर उनका डिस्कशन नहीं होगा। नहीं साहब, हिंदुस्तान डिस्कस करता है। प्रभात जी, बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा, पूरा हिंदुस्तान इस इश्यू को डिस्कस करता है। और वंदे मातरम को लेकर जो कंट्रोवर्सी 71 सालों से चली आ रही है, आप उसको नकार भी नहीं सकते हैं। और आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप उसको भी नकार नहीं सकते हैं। आप आदमियों की शील्ड में मत चुकिए। मेरी नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पूरी बात सुनिए। देश के राष्ट्रपति अपने भाषण के बाद वंदे मातरम कहते हैं। देश के संसद में जब संसद सत्र समाप्त होता है तब वंदे मातरम गाया जाता है। उसमें सारे लोग, आप थोपिए मत किसी पर, लेकिन वंदे मातरम मातृभूमि का गान है और उसे गाने पर गर्व होना चाहिए। जिसको भारतीय होने पर गर्व हो वो गाए, जिसको भारतीय होने पर गर्व न हो न गाए। हम किसी पर थोपने वाले लोग नहीं है। लेकिन बार बार जब आप ओबीसी की बात करते हैं कि उनकी पार्टी ये कह रही है, उनकी पार्टी का देश में क्या अस्तित्व है हम जानते हैं। यही चाहते हो कि उल्टी अस्तित्व तो है करें और हम प्रभात जी, अस्तित्व तो है जिसके सहारे आप भी राजनीति चलाते हैं। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आपके नए दोस्त बने हैं, इसलिए आप इस सवाल से बचकर नहीं निकल सकते। नहीं, मैं कभी बचकर नहीं निकलता। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक सांसद और एक विधायक जिता लेना, ये अगर अस्तित्व मानते हैं, अस्तित्व तो आत्मा में होती है। देश की आत्मा में कोई अस्तित्व है दीपक जी? कैसी बात करते हैं आप? प्रभात जी, आप भूल रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे कई बार सलाह लेता हूं कई मामलों में कि इस चीज का पॉलिटिकल एंगल क्या होना चाहिए। आप बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक वोट के कारण सरकार बदल सकती है, और एक वोट के कारण अटल जी की सरकार गिरी भी थी। और आप कह रहे हैं सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव है संसद में, क्या ये कम है? दीपक जी, आप अपनी जगह सही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं आलोक जी की बात से सहमत हूं। हम किसी पर थोपेंगे नहीं, लेकिन हर भारतीय का राष्ट्रीय कर्तव्य है कि वो गान का सम्मान करे, वो वंदे मातरम का सम्मान करे, करना चाहिए। अब कोई न करे तो लाठी लेके तो नहीं करवा सकते। नहीं, मैं साफ कह रहा हूं, आपकी पार्टी के विधायक है, वही वारिस पठान से कह रहे हैं कि इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। और अगर इस देश में वंदे मातरम आप नहीं कह सकते तो आप पाकिस्तान जाओ। आपकी पार्टी के विधायक इस बात पर झगड़ रहे हैं क्योंकि वारिस पठान कल से ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम मैं नहीं गाऊंगा, और काफी अग्रेसिवली कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, आप अजय आलोक जी का समर्थन करने के लिए कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती नहीं गवा सकते, लेकिन आपकी पार्टी का ये एमएलए वहां पर ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर आप वंदे मातरम नहीं गा सकते तो हिंदुस्तान से आप पाकिस्तान चले जाइए। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? एक मातृभूमि का, भारत माता का जो सेवक होगा उसके मन में अपेक्षा होगी कि सारे लोग मातृभूमि का गान गाएं, वंदे मातरम गाएं। लेकिन मैं इस मान्यता का नहीं हूं। अगर कोई नहीं गाता है तो हम डंडे के जोर पे नहीं गवाएंगे। समय आएगा, हम परिस्थितियां बदल रही हैं। आज वंदे मातरम तो हमारी आत्मा की आवाज है, हर भारतीय की आवाज है। ये मातृभूमि की प्रार्थना है। हम आह्वान करते हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो समय ही उसे समझाएगा, और समय सबको समझाता है। मतलब पठान को आप हिंदुस्तानी नहीं मानते हैं? पठान को, वारिस पठान को, जो चुने हुए एमएलए हैं, उनको हिंदुस्तानी नहीं मानते? जब दीपक जी वो महाराष्ट्र के विधानसभा में है तो मैं हिंदुस्तानी कैसे? लेकिन हिंदुस्तान में भी इस मानसिकता से नहीं बात करना चाहिए। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की हिफाजत, उस देश की सुरक्षा, उस देश की मातृभूमि भारत माता की जिंदाबाद, वंदे मातरम से हमें दूर नहीं रहना चाहिए। दूर नहीं रहना चाहिए। आप भी बचकर निकल रहे हैं अजय आलोक जी। आप, इनकी पार्टी का तो नारा था, और आज तेजस्वी ने कहा भी है, उस बहस पर भी आएंगे, लेकिन इनकी पार्टी का तो नारा है अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये तो बीजेपी का नारा है।
और इसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन आप बिहार विधानसभा में देख रहे हैं। और आज ये संयोग है या अजीब योग है कि आज ही के दिन ये लड़ाई होती है महाराष्ट्र विधानसभा के सामने, और आज ही के दिन आप बीजेपी के साथ मिलकर बहुमत प्रूव करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बहुमत प्रूफ करना तो परसों तो हमने सरकारी बना ली थी, तो आज बहुमत तो साबित करना ही था। वो अलग संवैधानिक प्रश्न है जिसका आज उत्तर सबको मिल गया, जिसमें तरह तरह की कयास लगाए जा रहे थे परसों से। नहीं, मैं इस बहस पर भी आऊंगा, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो बड़ा साफ है। राज पुरोहित कह रहे हैं कि आपको हिंदुस्तानी होने का कोई हक नहीं वारिस पठान, आप जाकर पाकिस्तान में बस जाओ। आपका क्या कहना है कि किसी को ऐसा कहना चाहिए वारिस पठान को? देखिए, ये सही बात है कि वारिस पठान को ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन वारिस पठान जो कहते आए हैं आज तक, उनको कभी नहीं कहना चाहिए। ये बात उनको कोई नहीं समझाता है। वो इसलिए नहीं समझाता है क्योंकि वारिस पठान के जो पार्टी के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो महान महान बातें करते हैं। उनके भाषण ऐसे होते हैं कि कौम आपस में लड़ जाए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को सांसद होने का अधिकार है? उनके छोटे भाई कहते हैं कि 15 मिनट दे दो, पुलिस हटा लो, तुम 60 करोड़, तुम 100 करोड़ हिंदू, हम 10 करोड़ मुसलमान, हम बताएंगे क्या क्या उनको ऐसा कहने का अधिकार है? तो सर यही तो है सांप्रदायिकता, यही तो है सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिकता की लड़ाई। यही तो लड़ाई है, यही तो लड़ाई है। तो ऐसे लोगों को पार्टी है वो ये मानती है, ऐसे लोगों को अगर हम नेशनल टीवी पे ऐसे लोगों के बयान अगर हम नेशनल टेलीविजन पे डिस्कशन करेंगे तो उनको हम और पावरफुल बना रहे हैं। उनको तो इग्नोर कर देना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर करके जेल के अंदर करना चाहिए ऐसे लोगों। अजय आलोक जी, आप डॉक्टर हैं, आपको पता है सर्जरी की जरूरत जब तब लगती है जब आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस मत के कई सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो इसको मानते हैं? आप मुझे ये बताइए कि क्या ऐसे आदमी को आपके जो रोग दिख रहा हो ना सबसे पहले, हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आपको क्या लगता है कि आप भी जब रोग दिख रहा हो सामने, मैं कह रहा हूं कि वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग दिखते हुए रोग हैं, इनका इलाज हो जाना चाहिए। कैसा इलाज नहीं दिख रहा है उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तो दिखने वाला रोग है। राज पुरोहित की तरह बोलेंगे इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए? बिल्कुल, इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए ऐसे बयान देने के लिए। मतलब अजय आलोक कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों भेजेंगे? हमारे नागरिक हैं, हम सजा देंगे। देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डालिए। होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी पे तो बिल्कुल होना चाहिए। वारिस पठान के पहले के बयान निकाल लीजिए, उसमें भी उन पे मुकदमा होना चाहिए था। वारिस पठान कोई कम वोलाटाइल बयान नहीं देते हैं। प्रभात झा जी, मुकदमा करेगी आपकी महाराष्ट्र सरकार वारिस पठान पर? और क्या ये एक देशद्रोही बयान है? ये देशद्रोही बयान है। ये देखिए, इसी नेचर के लोग हैं, यही सब करते हैं, फेनेटिक है। मैं आपको बहुत साफ बता दूं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरा बार बार निवेदन है कि देश सबका है। अगर यहां रहते हो, यहां से चुने जाते हो, तो देश की बात करो, देश के विरोध में बात नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं, वो जय हिंद बोल रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं। राष्ट्रगीत तो बोल रहे हैं पर राष्ट्रगान नहीं बोल रहे। अब उनको समझना चाहिए कि राष्ट्रगान राज्यसभा में हमारे समझ में नहीं आ रहा कि वंदे मातरम कोई धार्मिक नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं अंसारी साहब, वो खड़े होके वंदे मातरम गाते हैं। अब उनकी समझ देखिए इस देश में और उनकी हम तुलना नहीं कर रहे। मुझे दुर्भाग्य है कि वंदे मातरम पर आपके सामने मुझे बहस करना पड़ रहा है। वंदे मातरम तो उत्साह है, उमंग है, आजादी की लड़ाई का आह्वान है। मुकेश नायक जी, क्या धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई छद्म धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, या आपको इसमें कुछ सार्थकता दिखाई देती है जो बहस में आज कर रहा हूं? देखिए, धर्मनिरपेक्षता तो भारत की आत्मा है और भारत की जीवन रेखा है, लेकिन वंदे मातरम का नारा आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का दिया हुआ नारा है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, देश के हर आदमी को ये नारा लगाना चाहिए। ये नारा आजादी की लड़ाई में संघर्ष के लिए आपने इसको अनिवार्य क्यों नहीं बनाया? 71 साल से आपने इस कंट्रोवर्सी को जिंदा रखा है, आपने इसको कानून क्यों नहीं बनाया?
जिस तरह से राष्ट्रगीत गाना सबका कर्तव्य है, उसके लिए कानून है, 52 सेकंड में होना चाहिए, आपको खड़े होना चाहिए, आपके सामने अगर बज रहा हो या कहीं और बज रहा हो आपको रुक जाना चाहिए। आपने वंदे मातरम के लिए वो क्यों नहीं बताया, मुझे ये बताइए। अब कुछ काम बीजेपी को भी करने दीजिए इस देश में। जब हमने राष्ट्रगीत के लिए कानून बनाया है तो राष्ट्रगान के लिए बीजेपी कानून बना दे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ओबीसी जैसे लोग पोलराइजेशन के लिए इस हिंदुस्तान में सबसे प्रभावशाली कैटलिस्ट है, बीजेपी के लिए सबसे प्रभावशाली उत्प्रेरक है, जो देश की सामूहिक चेतना में केवल अपनी उपस्थिति से एक विभाजन की लहर तैयार करता है। और ओबीसी और बीजेपी ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिलजुल कर पोलराइजेशन का खेल हिंदुस्तान में खेलते हैं। जो आप ये खेल समझते हैं, राष्ट्र विरोधी आप मुकेश नायक जी आप ये खेल समझते हैं, लेकिन 71 साल से आपने भी ये खेल होने दिया। वंदे मातरम का विरोध आज से नहीं है। आपकी पार्टी ने ये नारा जरूर दिया होगा, महान पार्टी है कांग्रेस, 100 साल की ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आप लोगों ने भी इस विवाद को चलने दिया, जिंदा रहने दिया, और उसके पीछे भी राजनीति। ये गलत है, ये भी एक हकीकत है। ये गलत है, दीपक जी गलत है। कैसे गलत है सर? ये गलत बोल रहे हैं। आलोक जी बता दीजिए मुझे, फिर मैं प्रदीप जी से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था 1882 में। ये कोई कांग्रेस का नारा नहीं था, इसे पिकअप किया गया था। और आनंद मठ किस संस्था से संबंध रखता था ये भी आपको पता होगा। तो इसीलिए हर चीज को कांग्रेस से जोड़ना की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम राष्ट्र की संपत्ति है, कांग्रेस की संपत्ति नहीं है। नहीं तो वारिस पठान जैसे लोग राष्ट्र की संपत्ति क्यों नहीं मानते उसको, मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। अब ये तो वारिस पठान से आपको पूछना चाहिए ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि उन पर मुकदमा होना चाहिए। उनके पहले के बयान निकाल के देखिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। और इसको धर्मनिरपेक्षता से जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसे ही यहाँ पे सेकुलरिज्म क्या है, सब चीज चलते रहेगा। नहीं, अफसोस ये है प्रदीप सिंह जी, इसी बात पर सेक्युलरिज्म का वो होता है। कुछ लोग इन लोगों को भी सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं। ऊपर हाथ तो बोलते हैं कि नहीं देशद्रोह का मुकदमा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन इन जैसी फोर्सेस से डरते भी हैं और कुछ लोग इनका इस्तेमाल भी करते हैं। दरअसल देखिए, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक वर्ग है जो इन्हीं तरह के मुद्दों पर, इसी तरह के मुद्दे उठाकर मुसलमानों के एक वर्ग को पीड़ित के रूप में दिखाना चाहता है। और कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं। नहीं, सभी लोगों ने 71 साल तक किया। बिल्कुल, एक बड़ा वर्ग है जो उनका समर्थन करता रहा है या उनका विरोध नहीं करता रहा है। ये दोनों बातें हैं। देखिए, जो वारिस पठान कर रहे हैं, दरअसल मैं अजय आलोक जी की इस बात से सहमत हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए, तभी ये प्रवृत्ति रुकेगी। आप देखिए कि इसको बोलने का मतलब क्या है। आप राष्ट्रगीत गाने में आपको क्यों एतराज है? या तो आप कहिए कि ये राष्ट्रगीत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगीत है, अगर उसको मान्यता मिली हुई है राष्ट्रगीत की, तो आपको गाने में एतराज उस पर क्यों होना चाहिए? इसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है, देश से ताल्लुक है, देशभक्ति से ताल्लुक है, तो उसको गाने में आपको एतराज क्यों होना चाहिए? और दूसरा, ऐसे लोगों को पब्लिसिटी देने का या चर्चा में लाने का काम जो है राजपुरोहित जैसे लोग करते हैं। नहीं, राजपुरोहित जो लोग नहीं करते, वारिस पठान जैसे भी लोग करते हैं। नहीं, वारिस और अगर मैं ये चर्चा नहीं दिखाता तो हर दूसरा चैनल आज की तारीख में अगर राजपुरोहित ये न बोलते तो उन पर कोई ध्यान नहीं देता। उनको मालूम था कि हम बोलेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे। देखिए, वारिस पठान इन तमाम लोगों को कई दिन से उकसा रहे हैं, जबकि वो बीजेपी, शिवसेना और आरएसएस की आइडियोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक बात अजय आलोक जी ने जो और कही वो गौर करने वाली बात है कि ये तो रोग हम जानते हैं। दरअसल इनके पीछे जो समर्थक हैं वो उन पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक उनकी समझ में ये नहीं आएगा कि ये देश अब इस तरह की राजनीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, ये बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी है कि किन लोगों ने इनका समर्थन किया। प्रभात झा जी, क्या आप इसके लिए कोई कानून बनाएंगे? भाई, जनगण मन के लिए तो बना दिया, ये कह रहे हैं। ऐतिहासिक भूल अगर मैं मानने को कहूंगा तो मुकेश नायक जी जिस तरह के व्यक्ति हैं वो मान भी लेंगे, लेकिन प्रभात झा जी, क्या आप वंदे मातरम के लिए कोई कानून बनाएंगे?
मैं मुकेश नायक जी की और देश की भावना और दीपक जी आप सबकी भावना और मेरी अपनी भावना, इन सब भावनाओं को मैं उचित स्थान पर रहूंगा जहां ये बात कही जाएगी दमदारी से कि इसको भी वह दर्जा दिया जाए जिससे इसका कोई अपमान न कर सके, इसका भी अपमान न कर सके। खैर, अब बिहार की बहस पर आते हैं, लेकिन बिहार की बहस हम इसी पर शुरू करेंगे कि आज का वर्ड है भ्रष्टाचार, पहले का वर्ड था सांप्रदायिकता। तो ये जो दो शब्दों के कन्वीनियंस की राजनीति राजनेताओं के लिए होती है, आज उस पर भी बहस